हेलो एवरीवन। सो हमने हमारे 2 सेट्स कंप्लीट कर लिए। हमारे जो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इजी थे वो हमने सेट 1 और सेट 2 में देखे। अब सेट 3 में हम थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग फीडबैक सिस्टम जी ऑफ एस द 2% सेटलिंग टाइम ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी लेस देन 2 सेकेंड। तो ये हमारा सिस्टम गिवन है क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेंसेटर्स सी ऑफ एस अचीव्स दिस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो समझते हैं कि हमें एक फीडबैक सिस्टम दिया है, ठीक है, ये हमारा फीडबैक सिस्टम है, ये जी ऑफ एस की वैल्यू है, राइट। अब हमें कंडीशन दिया हुआ है कि द 2% सेटलिंग टाइम ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड टू बी लेस देन 2 सेकेंड। तो जो सेटलिंग टाइम होना चाहिए, जो हमारा 2% सेटलिंग टाइम होता है, जो हमने देखा था परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस में कि 2% सेटलिंग टाइम क्या होता है कि टी एस इज इक्वल टू 4 टाइम्स टाउ, राइट। तो वो हमारा 2 सेकेंड से लेस होना चाहिए, 2 सेकेंड से कम होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वो कंडीशन को देखते हुए हमारा जो सी ऑफ एस है, हमारा जो कंपनसेटर है सी ऑफ एस, वो इस चारों ऑप्शंस में से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्रैक किया इस क्वेश्चन को। अब धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने ए ऑप्शन चेक किया, ऑब्वियसली ये ट्रायल एंड एरर मेथड से होने वाला है, तो ए ऑप्शन देखते हैं हम। अगर ए ऑप्शन हमने सी ऑफ एस की जगह रखा तो हम देखते हैं हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या बनेगा, ठीक है। सो ए ऑप्शन अगर हमने चूज़ किया, हमारा जी ऑफ एस क्या है, हमारा सबसे पहली बात हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होने वाला है, जी ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, ठीक है। और एच ऑफ एस तो है ही, बट वो यूनिटी है तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे। एंड हमारा जी ऑफ एस क्या गिवन है, 1/s + 1 s + 2। एंड अगर हम ऑप्शन ए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ए ऑप्शन के लिए ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स अपॉन s + 5, करेक्ट। सो ये बन गया हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेटलिंग टाइम, और सेटलिंग टाइम के लिए हमें हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वो चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है, तो हमें पता है कि परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जो सिस्टम है वो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है एंड हमने उसको एक स्टेप रिस्पॉन्स इनपुट दिया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बने वो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बने, करेक्ट। तो अगर हम देखें ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बना है, इसका अगर हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाया, जो मैंने बताया था क्या होता है, अगर ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का है, तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो अगर हम इस मेथड से गए तो हमारा न्यूमरेटर क्या है 3 एंड हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा s + 1 s + 2 s + 5 + 3। सो ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ये ऑब्वियसली ये कौन से फॉर्म का नहीं है, ω_n² अपॉन s² + 2 zeta ω_n(s) + ω_n², ये फॉर्म का ये नहीं है, राइट। तो मतलब ये वाला जो हमारा सी ऑफ एस है ए, वो सूटेबल नहीं है, उससे हम हमारा 2% सेटलिंग टाइम तो फॉर श्योर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे इतना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही देख लेते तो हमें समझ में आ जाता कि क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, ये थर्ड ऑर्डर है ऑब्वियसली, तो अगर थर्ड ऑर्डर है तो हम हमारा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नहीं बनेगा, करेक्ट। तो ये था ए ऑप्शन। अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में हमें ये गिवन है, ठीक है। तो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, हमारा जी ऑफ एस एज इट इज़, और हमारा सी ऑफ एस क्या है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस s अपॉन s, ठीक है। ये क्या है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हम बनाने जाए, या फिर हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर की बात करें तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो ये पूरा जो टर्म है इसको हम न्यूमरेटर की टर्म से प्लस करेंगे, तो जो हमारा ऑर्डर है वो क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर सिस्टम आ जाएगा,
और थर्ड ऑर्डर सिस्टम हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सी ऑप्शन की। सो सी ऑप्शन में हम क्या देख सकते हैं, हमारा जी ऑफ एस क्या है, एज इट इज़ s+1 s+2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा सी ऑफ एस। तो अगर हम सी ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स s+4, राइट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर एज इट इज़, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा s+1 s+2 प्लस 2 टाइम्स s+4, करेक्ट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा s² प्लस 3s प्लस 2 प्लस 2s प्लस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारा डिनोमिनेटर बन रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा 5s, राइट, और ये क्या हो जाएगा प्लस 10। तो ये क्या आ गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें क्या कंडीशन चेक करना है कि 2% सेटलिंग टाइम ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड टू बी लेस देन 2 सेकेंड। तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा सेटलिंग टाइम क्या होता है फॉर 2%, 4 टाइम्स टाउ, राइट, एंड इट इज़ व्हाट zeta ओमेगा n, करेक्ट। सो हम देखते हैं 2 zeta ओमेगा n इज इक्वल टू व्हाट 5, और zeta ओमेगा n यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2, मतलब हमारा 2.5, करेक्ट। तो अगर हमने हमारा सेटलिंग टाइम में पुट किया 4/2.5, तो 4/2 क्या होता है 2, और क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब हमारा जो ts वैल्यू है वो और कम होगा, मतलब 2 वैल्यू से हमारा सेटलिंग टाइम इक्वल्स टू 2 से और कम होगा, मतलब दिस इज़ लेस देन व्हाट 2 सेकेंड। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ। ये कंडीशन फॉर सी, हमारा जो सी ऑफ एस है वो अगर 2s+4 होगा तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई होगा, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम ऑप्शन डी भी देखें, ऑप्शन डी अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे फॉर्म में आ जाएगा 1/s+1 s+2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 4 टाइम्स s+8 s+3, ठीक है। अब ये भी हम देख सकते हैं कौन सा ऑर्डर सिस्टम आ रहा है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम आ रहा है, करेक्ट। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली एक मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ग्रुप 1 में हमें सेट ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और ग्रुप 2 में सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है बेसिकली मैच करना है। हमें हमारे जो ट्रांसफर फंक्शंस है इनके जो बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टीज़ है, उनसे मैच करना है। उनके जो ग्राफ वो कैसा बनेगा उससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहले पी से स्टार्ट करते हैं। सो पी में हम कैसे प्लॉट करते हैं, हमें पोल से हमारे सिस्टम का बिहेवियर पता चलता है। हमें पोल से सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है क्योंकि हम देख सकते हैं, तो जीटा वैल्यू या ओमेगा एन वैल्यू, उससे हमें हमारा जो ग्राफ है वो मिलता है, करेक्ट। हमने देखा था हमारे लेक्चर्स में। तो हम क्या करेंगे, जीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये क्या है, इसमें हम देख सकते हैं हमारी जीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो कौन से फॉर्म का होता है s² प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n²। और इसमें सिर्फ कौन से 2 टर्म्स है, सिर्फ ये और ये टर्म्स है, ठीक है। मतलब ओमेगा n प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 0 क्या होगा, फिर जीटा 0 हो जाएगा। और जीटा इक्वल्स टू 0 हमारा कौन सा केस होता है, हमारा होता है अनडैम्प्ड केस, राइट। और अनडैम्प्ड केस क्या होता है, मार्जिनली जो स्टेबल केस होता है वो होता है हमारा अनडैम्प्ड केस, और उसमें हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। हमारा पी क्या होगा, पी होगा हमारा सी। अनडैम्प्ड सिस्टम होता है, ठीक है। डैम्पिंग मतलब क्या होता है कि वो डिक्रीज नहीं होता है, वो जो कांस्टेंट डैम्पिंग होता है इसको हम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, करेक्ट। सो ये था हमारा पी ऑप्शन, पी ऑप्शन का सी। अब हम क्यू देखते हैं।
अब Q, R और S इसमें हम देख के डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें जीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तीनों केस में। सो अगर Q की वैल्यू हम फाइंड करें Q में, तो इसमें हम ओमेगा एन बोल सकते हैं क्या आएगा 6, राइट, एंड 2 जीटा ओमेगा एन क्या आएगा 20। तो जीटा की वैल्यू क्या आएगी 10/6 विच इज़ वॉट 5/3। ठीक है, अब 5/3 वैल्यू ऑब्वियसली 1 से बड़ी है, और जीटा अगर 1 से बड़ा है तो वो कौन सा केस होता है, वो होता है ओवर डैम्प्ड वाला केस। ठीक है, जीटा ग्रेटर देन 1 वाला केस। अब जीटा ग्रेटर देन 1 इसमें, और अगर सपोज क्रिटिकली डैम्प सिस्टम आया तो 2 ग्राफ्स टाइप के बनेंगे, एक ए और डी। तो इसमें से कौन सा होगा ओवर डैम्प और कौन सा होगा क्रिटिकली डैम्प, तो ये हम लास्ट में देखते हैं। फिर हम देखते हैं, पहले हम आर ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन इसमें भी 6 है ना, और 2 जीटा ओमेगा एन क्या है 12, राइट। तो हमारा जीटा क्या हो जाएगा 12/2 इंटू ओमेगा एन विच इज़ वॉट 6। सो 6 2 12, तो हमारा जीटा क्या आएगा 1। जीटा 1 मतलब ये कौन सा केस होता है, जब जीटा 1 होता है क्रिटिकली डैम्ड वाला केस होता है। ठीक है, अब क्रिटिकली डैम और ओवर डैम सिस्टम में मैंने बताया था कि दोनों के ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली सेम दिखते हैं, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं हमारा ए और जो डी है, इन दोनों में से एक क्रिटिकली डैम का केस है, एक ओवर डैम का केस है, बट कौन सा किसका केस है ये कैसे बताएंगे। अब ये वाला जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये स्लोअर सिस्टम है। ठीक है, स्लोअर सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट पे बहुत टाइम बाद पहुंच रहा है। ठीक है, सपोज इतने टाइम बाद पहुंच रहा है, बट हमने अगर ए में देखा तो ये बहुत जल्दी हमारे सेटलिंग टाइम बहुत जल्दी सेटल हो रहा है। ठीक है, इसका जो सेटलिंग टाइम है वो कम है। तो सेटलिंग टाइम कम किसका होता है, हमने क्या देखा था कि जब हमने प्लॉट किया था तो यहाँ पे कहीं हमारा क्रिटिकली डैम का पोल आ रहा था, और यहाँ पे कहीं हमारा ओवर डैम का पोल आ रहा था। और हमें क्या पता है कि हमारा सेटलिंग टाइम क्या होता है, सपोज 4 टाइम्स टाउ, और टाउ क्या होता है 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ पोल। अब क्योंकि ये वाला क्रिटिकली डैम वाला जो केस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, मतलब हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो कम होगा किसके लिए, क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए। अगर सेटलिंग टाइम कम है, सेटलिंग टाइम कम है मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी सेटल हो रहा है। ठीक है, बहुत कम टाइम लग रहा है सेटल होने के लिए, मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या होगा, वो होगा क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मतलब हमारा जो क्यू था, जो हमारा आर है, सॉरी आर, इसका ऑप्शन ए से मैच होगा। सिमिलरली हमारा जो क्यू वाला केस है वो किससे मैच हो जाएगा, डी से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो ऑब्वियस है कि बी हमारा एस आएगा, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करते हैं। इसमें हमारा ओमेगा एन क्या आएगा 7 7 7 49, एंड 2 जीटा ओमेगा एन क्या आएगा 7। तो जीटा क्या आ जाएगा 7/2/7 विच इज़ 1/2 क्या है 0.5, मतलब 0 और 1 के बीच में। मतलब कौन सा केस है, अंडर डैम। ठीक है, तो ये है अंडर डैम का केस, जिसमें हमारा जो जीटा का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है। और हमने देखा था उसका ग्राफ, उसी के बारे में हमने एनालिसिस किया था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, जब हमने यूनिट स्टेप इनपुट दिया था, राइट। तो उसका ऑप्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बी, बी का जो ग्राफ है वो हमारे अंडर डैम सिस्टम के एनालिसिस से मैच करता है। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, द आउटपुट ऑफ अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट is given as y of t is equal to this. The transfer function of the system is, ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन करना है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। अब हमने जब एनालिसिस किया था हमारे जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसमें हमने एक कौन सा इनपुट दिया था, यूनिट स्टेप इनपुट दिया था, एंड फॉर व्हाट सिस्टम, फॉर अंडर डैम सिस्टम हमने कंसिडर किया था। तो हमारा जो सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है y of t वो कैसे फॉर्म का आया था, वो कुछ ऐसे फॉर्म का आया था, y of t is equal to 1 minus e raised to minus zeta omega n t upon root of 1 minus zeta square sine of omega dt plus theta। ठीक है, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म y of t का। अब ये भी हमें वैसे ही दिख रहा है, दिखना भी चाहिए। ठीक है, सेम सिमिलर कंडीशंस है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी सेम दिखना चाहिए।
अब द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम पूछा है, तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम है वो कौन से ऑर्डर का सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है। और हमने देखा था कि हमारा जो सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है वो कैसे फॉर्म का होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे फॉर्म का होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म का हमारा ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। तो अभी हमें ये फॉर्म में ही आंसर लेके आना है। तो ये फॉर्म में हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पता है जो हमें फाइंड करनी है अगर हमें ये ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले तो ज़ीटा राइट एंड ओमेगा एन, अगर ये दोनों चीज़ हमें पता चल गया तो हमें हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, सिंपल। तो हम इसमें फोकस करते हैं कि हम ज़ीटा और ओमेगा एन कैसे फाइंड करेंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन में हमें दिया है इससे हम इसको कंपेयर करके हम क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहली बात हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब यहाँ पे ये वाले टर्म को ई रेज टू समथिंग एंड यहाँ ये दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ज़ीटा ओमेगा एन क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है हमें यहाँ से कि ज़ीटा ओमेगा एन आना चाहिए 1 राइट। नंबर 2 और क्या हम फाइंड कर सकते हैं, अब ये वाला टर्म जो है और ये जो टर्म है इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2/√3। ठीक है, ये एक और कंक्लूजन मिल गया। और का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये कॉस टर्म है और ये साइन टर्म है तो इसका जो थीटा वैल्यू है वो वेरी करेगा। ठीक है, वो कैसे वेरी करेगा हम देखते हैं। लेकिन जो ओमेगा डी है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे सिस्टम की, वो तो सेम रहेगी, मतलब हमारा ओमेगा डी जो है वो तो सेम रहेगा। तो ओमेगा डी क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, और अब अगर हमें हमारे कॉस को, सपोज ये कैसे फॉर्म का है, सपोज ये कॉस थीटा के फॉर्म का है, ये जो होल टर्म है ये सपोज थीटा है, तो इसको अगर हमें साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, साइन समथिंग में कन्वर्ट करना है, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली हमारा जो थीटा है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है थीटा, वो क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, अब जो एज इट इज़ था वो तो वही रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो हमारी सेम है, -π/6 एज इट इज़ रहेगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 90। ठीक है, अभी साइन के आगे भी क्या आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, वो सब हमने थीटा में इंक्लूड कर दिया हो। ठीक है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ है, लेकिन उसके साथ जो 90 डिग्री ऐड हो रहा है उसमें, और ये वाला जो थीटा में जो -π/6 था, ये दोनों मिला के हमारा जो एक्स्ट्रा थीटा है, ठीक है, वो थीटा अब क्या बनेगा, +π/2। ठीक है, तो ये होगा हमारा थीटा। तो ये 4 कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे रिस्पॉन्स से। अब इससे हम कैसे ज़ीटा और ओमेगा एन की वैल्यू डिफरेंट वेज से फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, -π/6 प्लस π/3/6। ठीक है, तो ये 3π - π/6 क्या हो जाएगा, 2π/6 या फिर π/3। ठीक है, तो हमारा जो थीटा है वो क्या है, π/3। अब सबसे पहली बात हमने क्या देखा था, हमारा जो कॉस का ट्राइंगल होता है उसमें वो थीटा एंगल होता है, एंड हमारा ये क्या होता है, ज़ीटा, ये क्या होता है, 1 - ज़ीटा स्क्वायर, एंड ये होता है 1। ये हमने देखा था, हमारा जो थियोरेटिकल जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये देख चुका है। अब इसमें अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा एन, सपोज, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा एन सबसे, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये वाला टर्म क्या है हमारा, ये वाला टर्म है ओमेगा डी, मतलब ये क्या हो जाएगा, √3। सिमिलरली हमारा ज़ीटा ओमेगा एन क्या है, 1, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1। एंड ओमेगा एन हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करना है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम जाए तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एन का स्क्वायर।
सो ओमेगा एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 + 1, सो ओमेगा एन क्या हो जाएगा 2 रेडियंस पर सेकेंड। सो ये हमारा ओमेगा एन का वैल्यू। अब ओमेगा एन पता चल गया तो ये वाली इक्वेशन में पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जीटा। जीटा क्या हो जाएगा 1 ओमेगा एन विच इज़ व्हाट 2, सो जीटा क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो ये एक तरीका था। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन का यूज़ करें और स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 - जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 3 = 4 - 4 टाइम्स जीटा स्क्वायर, या फिर हमारा 4 टाइम्स जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एंड जीटा क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 आएगा, लेकिन क्योंकि हमें जीटा की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए इसलिए हमने जीटा को 1/2 ले लिया। ठीक है, तो ये और ये मैच हो रहा है, तो ये एक और तरीका हो गया। ओमेगा डी का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब फोर्थ जो है, जो थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है, इससे हम जीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या देखा था कि कॉस थीटा क्या होता है जीटा, ये हमने फॉर्मूला देखा। और कॉस हमारा जो π/3 आ रहा है, थीटा क्या है π/3 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो हमारा जो जीटा है वो क्या आ रहा है 1/2। अब जीटा एक बार मिल गया तो हम ये वाली इक्वेशन में पुट करके ओमेगा एन फाइंड कर सकते हैं, या ये वाली इक्वेशन में पुट करके हम ओमेगा एन फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन जितनी भी मिली है, सब इन्फॉर्मेशन से हम जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, ओमेगा एन का स्क्वायर क्या है 4 s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज 4। सो ये क्या हो जाएगा 4/s स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल 4s प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारा रिस्पॉन्स दिया हुआ है उसमें से जो भी कंक्लूजन हम फाइंड कर सकते हैं वो फाइंड करके हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें जो भी रिक्वायर्ड है वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला है कि इन द फीडबैक सिस्टम शोन g of s is equal to this. The step response of the closed loop system should have minimum settling time and no overshoot. Right? तो ये हमारा सिस्टम है पूरा। ठीक है, और ये k इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या होता है, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब हमें बोला है कि द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है एंड हमने एक स्टेप रिस्पॉन्स दिया है और हमने इसकी एनालिसिस की हुई है, तो इसका परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन में हमने देखा था जो सेटलिंग टाइम होता है, सेटलिंग टाइम का जो भी फॉर्मूला होता है वो भी हमने देख चुका है। तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कंडीशन सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन के लिए हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए एंड ओवरशूट 0 होना चाहिए। फिर हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ k टू अचीव दिस इज़। तो k एक नैट टाइप का क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, k इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एच ऑफ एस तो क्या है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है तो 1 ही होगा। हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, k टाइम्स s को अगर हमने बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा s प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। कौन से फॉर्म में है ये, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड करना है तो हमें पता है क्या होता है, न्यूमरेटर एज इट इज़ अपॉन s प्लस 2 प्लस k। राइट, सो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब क्योंकि हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड कर लिया है,
अब हमारा एम रहेगा देखना कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमारा सेटलिंग टाइम मिनिमम हो और ओवरशूट 0 हो। मतलब हमें क्या चाहिए, हमारा ओवरशूट क्या होता है, हमारा एम पी हमें 0 चाहिए। एंड एम पी का फॉर्मूला क्या है, एम पी 0 कब होगा, ई रेस टू माइनस जीटा बाई एन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो हमें 0 चाहिए। अब हमारा जो ओवरशूट है वो 0 कब होता है, जब अगर हमने क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का केस ले लिया, या फिर सपोज कि ये हमारा कौन सा केस है, ये क्रिटिकली डैम्प सिस्टम का केस है, जीटा इक्वल्स टू 1। एंड हमारा दूसरा केस, ये कौन सा केस हो गया, जीटा ग्रेटर देन 1, ओवर डैम्प सिस्टम का केस ले लिया। अब ये दोनों केस में हमने देखा था, क्योंकि जीटा इक्वल्स टू 0 के लिए ऑसिलेशंस होता है, ठीक है, अनडैम्प ऑसिलेशंस होता है, तो सेम ऑसिलेशंस रिपीट होता है, ठीक है, वो डीके नहीं करता है, तो उसमें भी ओवरशूट्स आते हैं, राइट, बट हमें ओवरशूट्स नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर हम अंडर डैम्प केस की बात करें फॉर जीटा बिटवीन 0 एंड 1, उसमें भी हमने देखा था उसका जो ग्राफ था वो ऐसे करके धीरे धीरे करके डीके हो रहा था, तो उसमें भी ओवरशूट्स आ रहे थे, करेक्ट। तो सिर्फ ये दो केसेस है विच इज़ जीटा इक्वल टू 1 एंड जीटा ग्रेटर देन 1, जिसमें हम देख सकते हैं कि ओवरशूट्स नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है। तो ये दोनों केस है जहाँ पे हमारा जो ये है ओवरशूट है वो 0 होगा, ठीक है। बट ये दोनों में से हम कौन सा केस चूज़ करें, तो यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है कि हमें हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो मिनिमम चाहिए। अब ये दोनों केस में मिनिमम सेटलिंग टाइम कब आता है, तो मैंने बताया था कि जब हम प्लॉट करते हैं हमारा जो सिस्टम है, इसके जो पोल्स हैं फॉर जीटा इक्वल्स टू 1 एंड जीटा ग्रेटर देन 1 के, तो जीटा इक्वल्स टू 1 के जो पोल्स हैं वो यहाँ पे आता है, और जीटा ग्रेटर देन 1 के जो पोल्स होते हैं वो कुछ यहाँ पे आता है। मतलब हम देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ज़्यादा है इसके मैग्नीट्यूड से। एंड हमारा जो सेटलिंग टाइम होता है टीएस, वो किस पे डिपेंड करता है, टाउ पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट टॉलरेंस के लिए डिफरेंट सेटलिंग टाइम होता है, तो उसका जो टीएस है क्योंकि वो टाउ पे डिपेंड कर रहा है, तो वो माइनस रियल पार्ट ऑफ पोल पे भी डिपेंड कर रहा है। अब रियल पार्ट ऑफ जो पोल है वो ये पार्ट है। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फॉर जीटा इक्वल्स टू 1 मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, मतलब हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो कम होता है, ठीक है। सिमिलरली ओवरडैम्प सिस्टम का ऑब्वियसली इसके कंपेयर में ये जो रियल पार्ट ऑफ पोल है वो कम होगा, ये कम होगा, मतलब ये जो सेटलिंग टाइम है वो ज़्यादा होगा फॉर व्हाट, फॉर जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए। मतलब अब हमें फॉर जीटा इक्वल्स टू 1 जो केस है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कौन सी, कि हमारी जो ओवरशूट है वो 0 होनी चाहिए एंड हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए, करेक्ट। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर जीटा इक्वल्स टू 1 विच इज़ व्हाट, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसमें वैल्यू पुट करके हम के की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। सो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमने इसको कंपेयर किया हमारे स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से, विच इज़ व्हाट, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से, तो हमारी ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर क्या है, के, एंड ओमेगा एन क्या हो जाएगा फिर, रूट के। और अगर ये वैल्यू को हम कंपेयर करें इस वैल्यू से, तो 2 जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 कैंसिल, एंड हमारा जीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा एन विच इज़ 1 अपॉन रूट के, ठीक है। और हमें पता है हमारा जीटा क्या है, जीटा है 1, मतलब रूट के क्या हो जाएगा, 1, और हम बोल सकते हैं हमारा के क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो हमारा जो नैट टाइप का क्वेश्चन था उसमें जो पूछा था द वैल्यू ऑफ के टू अचीव दिस इज़ व्हाट, इज़ 1, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ऐसे अगर हमें सारे प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगे हमारे सिस्टम के, जो भी जीटा की वैल्यू है
उससे वो वेरी करेंगे हम, तो हमारे जो बिहेवियर है, हमारे जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजिली बन जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज g of s k upon ss plus 2. For the peak overshoot of closed loop system to a unit step input to be 10%, the value of k is. So simple है क्वेश्चन में हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है एंड एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, मतलब एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही हमने जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखा था और उसका हमने परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस फाइंड किया था, करेक्ट। तो ये उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो गिवन है। हमें पीक ओवरशूट भी गिवन है, 10% है हमारा पीक ओवरशूट जब हमने एक यूनिट स्टेप इनपुट दिया। तो ये सब तो चीज़ें हमें पता है, हम यूनिट स्टेप इनपुट देते तभी हमने परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस फाइंड किए थे। अब हमें द वैल्यू ऑफ के पूछा हुआ है। तो सिंपल है, जो क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन पहले उसको हम एज लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन हमें धीरे धीरे पूछी है वो हमें मिलती जाएगी। जैसे के की वैल्यू पूछी है तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी, पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लिखते हैं। सो हमें पता है परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला क्या है, e raised to minus zeta pi n upon root of 1 minus zeta square, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑब्वियसली, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए और हमें क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है। सो ये क्या हो जाएगा 10 e raised to minus zeta। अब क्योंकि पीक ओवरशूट पूछा है तो हम n अज्यूम करते हैं 1 और ये एज इट इज़ रहेगा, और ये 100 को अगर हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बाकी हो रहेगा, 10 बाय 100 किया हमने तो ये क्या रह जाएगा 0.1। सो 0.1 e raised to minus zeta pi root of 1 minus zeta square। ओके, सो अब ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम z या हमारा जीटा जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब जीटा मिल गया तो हमें k कैसे मिलेगा। अब ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को अगर हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वो हो जाएगा k टाइम्स s प्लस 2 प्लस k, ठीक है। सो ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा एंड इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये कुछ s² प्लस 2s प्लस k के फॉर्म का बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इस जो हमारा इक्वेशन है उससे हम k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें जीटा की वैल्यू मिल गई तो जीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब क्योंकि इस तरफ e है तो ये इस तरफ आके ln 0.1 हो जाएगा। तो ln 0.1 इज इक्वल टू माइनस जीटा पाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अब ln 0.1 क्या होता है, सो ln 0.1 होता है माइनस 2.3। तो अगर यहाँ पे हमने माइनस 2.3 वैल्यू रखी तो यहाँ पे माइनस माइनस हम कट कर सकते हैं और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता है। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 2.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.3 का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर इंटू जीटा स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो अब जीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेता है, अगर हमने जीटा यहाँ पे ले लेता है सब कुछ, ठीक है। अगर जीटा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.3 का स्क्वायर। हमारा जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 2.3 का स्क्वायर। अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, ठीक है, रेडियंस में। इसका अगर हमने फाइंड किया वैल्यू तो जीटा स्क्वायर क्या आता है, जीटा स्क्वायर आता है 0.3491, करेक्ट। तो जीटा स्क्वायर तक अब रहने देता है। अब हम देखते हैं हम कैसे हमारी के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है 2 जीटा ओमेगा n क्या होगा
2 बाय कंपेरिजन, एंड जीटा ओमेगा एन क्या होगा 1, विच मीन्स हमारा जीटा क्या हो जाएगा 1/ओमेगा एन। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ओमेगा एन स्क्वायर क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर है के, मतलब हमारा ओमेगा एन क्या है रूट ऑफ के। तो अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/√के, और हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 1/0.3491, और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो के की वैल्यू कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2.86 आती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है के की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.86। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन 2 मार्क्स के लिए पूछा था ये क्वेश्चन, वो भी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलेज याद है, तो बहुत ईजिली हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि कंसिडर अ कॉजल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन g of s एज दिस with a unit step r of s is 1/s as an input and c of s is the output. The time taken by the system output c of t to reach 94% of the steady state value round off to 2 places is equal to. So question में हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ऑब्वियसली क्योंकि मेंशन नहीं है ये कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है, तो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, और हमें एक इनपुट प्रोवाइड किया, एक यूनिट स्टेप इनपुट r of s इज इक्वल टू 1/s, c of s हमारा आउटपुट है। हमें टाइम पूछा है कि टाइम कितना लगेगा हमारे आउटपुट c of t को, हमारे रिस्पॉन्स c of t को, जब हमने एक यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया टू रीच 94% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, और हमें 2 प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है उस वैल्यू को। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो अप्रोच होगा वो हमारा रिस्पॉन्स c of t फाइंड करने का होगा। तो c of t कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है y of s अपॉन x of s। ठीक है, या फिर r of s दिया है क्वेश्चन में, तो r of s लेते हैं। r of s इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। सो हमारा जो y of s नहीं, क्वेश्चन में c of s दिया, तो हमारा c of s क्या हो जाएगा 1/s टाइम्स s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, इसके जो रूट्स क्या आएंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0, मतलब हमारा रूट d क्या होगा 0, मतलब हमारे जो पोल्स है क्या आएंगे -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, सो -1। ठीक है, मतलब हमारा जो c of s है वो कुछ ऐसे फॉर्म का आएगा s प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब c of s को c of t में कन्वर्ट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे हम, a/s प्लस b/s प्लस 1 प्लस c/s प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करता है s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b/s प्लस 1 प्लस c/s, एंड इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट्स इक्वल टू 1। अब हम a b c फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर x को हमने 0 रखा तो हमारा a क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस ये पार्ट 0 इक्वल्स टू 1, हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर s को हमने -1 रखा तो ये पार्ट 0, ये पार्ट c आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम s को -1 रखते हैं, सॉरी s को अगर 1 रखता है तो a का क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 2 प्लस c इक्वल्स टू 1। अब a और c का वैल्यू हमें पता है तो हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 2b माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो 2b इज इक्वल टू 2 माइनस 4/2 माइनस 1। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आ गया, ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो हमारा c of s क्या आ जाएगा 1/s
माइनस 1/s+1 माइनस 1/s+1 का स्क्वायर। हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम सी ऑफ टी विल बी 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी माइनस टी टाइम्स ई रेज टू माइनस टी। ये क्या है हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम सी ऑफ टी। अब स्टेडी स्टेट की बात करें हम, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी इसकी? तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, अगर हमने t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट किया तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगा इस टर्म की वजह से, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। करेक्ट। तो क्वेश्चन में बोला है कि टू रीच 94% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, हमारा सी ऑफ टी को अगर वो 94% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच करेगा तो टाइम पीरियड क्या आएगा? तो स्टेडी स्टेट वैल्यू की 94% वैल्यू क्या होगी 0.94 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी ई रेज टू माइनस टी। ठीक है, तो इसको अगर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ई रेज टू माइनस टी को अगर कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा t+1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.94 इज 0.06। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, ये वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम रादर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है A B C D, ये वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे, और जो वैल्यू जो हमारी यहाँ पे हमने t की जगह पुट किया वो वैल्यू हमारे 0.06 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगी, वो हमारी t वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम मैच करें, सपोज हमने A ऑप्शन उठाया, t इक्वल्स टू 4.50 ऑप्शन उठाया, तो क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5। तो ये वैल्यू क्या आती है 0.06, मतलब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वही करेक्ट वैल्यू आ गया, वही हमारा वैल्यू होगा जब हमारा जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है वो 94% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो इफ़ यू आर लकी तो आपका भी फर्स्ट ऑप्शन ही वो होगा, अगर इफ़ यू आर नॉट लकी तो आपका फर्स्ट ऑप्शन वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे टाइम रिस्पॉन्स की जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सब हमने 3 सेट में कवर कर लिए। हमने इजी क्वेश्चंस देख लिए, फिर मीडियोकर क्वेश्चंस भी देख लिए और थोड़े टफ क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, तो बहुत क्लियर आइडिया आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस हमने डील किया, तो हर टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो आइडिया आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रूथ हर्विट्ज़ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। थैंक यू।